आज हम लोग देखेंगे मोनोकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बाद कितना टॉपिक बचा हुआ है? आगे देखिए। मोनोकॉट लीफ एनाटॉमी। मोनोकॉट लीफ को दूसरा नाम क्या दिया गया है पता है ना? आइसोबाइलैटरल। आइसोबाइलैटरल लीफ। रीजन क्या है? एबैक्सियल एंड एडेक्सियल appear सेम। तो बाहरी दृष्टिकोण से एक्सटर्नल विजन जब हम लोग लेंगे इसका, तो हम लोग को दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं लगते, दोनों में एक ही तरह का रेफरेंस लगता है ना। उसके पीछे रीज़न है, उसके सरफेस पे एपिडर्मिस पे हम लोग को क्यूटिकल नहीं मिलते। नाउ सबसे पहले कौन सा हिस्सा? तो एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस इससे पहले देखें। वापस हम लोग डायग्राम पेज पर आए। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो एपिडर्मिस पर दिखाई पड़ते हैं ये स्टोमाटा समवट लाइक दिस। ऐसा लगता है जैसे स्टोमाटा अपने आप को छिपा रहा है। ठीक है, समवट लाइक दिस ऐसे दिखाई पड़ता है। और रहा सवाल एपिडर्मल हेयर्स का, इस पर भी एपिडर्मल हेयर्स होंगे। पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें हम लोग क्यूटिकल ड्रॉ नहीं करते, इसके सरफेस पे क्यूटिकल नहीं रखते। एज यूजुअल क्लोरोप्लास्ट होंगे। लाइकवाइज मोर और लेस एक ही जैसे नजर आएंगे। तो दोनों में से किसी को भी हम लोग एबैक्सियल कहते हैं। यहाँ ये एडेक्सियल, ये एबैक्सियल। पैरेनकाइमा, ये भी पैरेनकाइमा। एपिडर्मल हेयर,
स्टोमा, स्टोमा, एपिडर्मल हेयर, यहाँ तक पूरा कीजिए। डायग्राम पेज सेपरेट रखिएगा। चलिए, इसमें एक चीज़ और है, कुछ एडेक्सियल सरफेस के सेल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बल्ज कर जाते हैं। मान लेते हैं इसी को हम लोग ऐसे दिखाएं, थोड़ा सा बल्ज कर गया है, ऐसे जगह जगह पे होंगे। थोड़े से ज़्यादा स्वेल किए हुए लग रहे हैं। इन्हें बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। इन्हें हम लोग बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। ये हम लोग को एडेक्सियल सरफेस पे मिलेंगे, ऊपरी सतह पे, लेकिन ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, इसलिए पता नहीं चलता है। इनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। ठीक है, हम लोग वापस आए इसके डिस्क्रिप्शन पे। एपिडर्मिस, एडेक्सियल, क्या क्या नजर आया? क्यूटिकल एब्सेंट, स्टोमा प्रेजेंट, और क्या दिखा? सेल्स पैरेनकाइमेटस, सेल्स होंगे पैरेनकाइमा के बने हुए, पैरेनकाइमेटस। एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट, few, special cells of epidermis, ये है बुलिफॉर्म सेल्स। फंक्शन help to curl the or roll the leaf and back to previous condition by absorbing and releasing water. तो ये एपिडर्मिस सेल्स में ही प्रॉपर्टी हो सकता है, आसानी से एब्जॉर्ब करना वाटर को और रिलीज करना, क्योंकि इसी तरह का काम गार्ड सेल भी करता है। याद कीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा, उसका मैकेनिज्म पूरा ड्रॉ करके समझाए थे ना कैसे काम करता है ये। तो वो भी पोटेशियम आयंस की मदद से करता था, आयंस खींच लेता था, इम्प्योरिटी भर गया, वाटर एंटर किया, फूल गया। फिर शाम होते ही आयंस को बाहर निकाल दिया, इम्प्योरिटी घट गया, प्यूरिटी बढ़ गया, बाहर का इम्प्योरिटी बढ़ गया, इसलिए अंदर से बाहर की तरफ वाटर फ्लो, फिर सिंक कर गया, स्टोमा क्लोज। तो ये इस तरह का एक्टिविटी एपिडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं। उसी तरह का आप कह सकते हैं कुछ मॉडिफाइड सेल्स एडेक्सियल
अपर सरफेस पे पाए जा रहे हैं, जो कि लीफ को तान देते हैं, लीफ को रोल या कर्ल कर देते हैं। वैसा क्यों, ये आगे देखें। यहाँ तक पूरा कीजिए। अब देखिए, ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं, इनका इम्पोर्टेंस इनके लाइफ पे क्या है, लीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके दोनों सरफेस पे आप देख रहे हैं स्टोमाटा लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों सरफेस पे। दूसरा चीज़, इनके सरफेस को कूल रखने के लिए एपिडर्मिस पर जो क्यूटिकल का लेयर होता है वो भी नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है नहीं। इसलिए देखिएगा, इस तरह के लीफ को जब आप फील कीजिएगा टच से, तो आपको महसूस होगा कि सरफेस रूखा हुआ है ना, रफ है। इसके पीछे रीज़न है वही, तो शाइनी नेचर है नहीं। जब शाइनी नेचर नहीं होगा तो सनरेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और उस कंडीशन में अगर उसको ज़्यादा, मतलब सनलाइट को ज़्यादा अगर स्टोमाटा मिले, यानी स्टोमा मिले, रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। इसलिए डे टाइम में इसको हमेशा खतरा रहेगा, ये ड्राई आउट हो जाएगा। तो बचाव कैसे करेगा? बचाव करने का तरीका इसने रखा है कि अधिकतर मोनोकॉट लीफ में ये चीज़ मिलेगा, प्रोमिनेंटली इन द ग्रासेस। तो दिखेगा क्या, इन बुलीफॉर्म सेल्स के मदद से डे टाइम में ये अपना वाटर रिलीज कर देते हैं, पचक जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। और देखिए तो कौन से जगह पर इनका प्लेसमेंट दिख रहा है, टॉप सरफेस पे। तो सोचिए, अगर टॉप सरफेस के सेल्स पचकने लगे तो ये जो तना हुआ है, तना हुआ रहेगा, स्ट्रेच्ड रहेगा, स्ट्रेचिंग इसका नहीं रहेगा, ये फॉल करने लगेगा। और इसी वजह से क्या होता है, ये रोल कर जाता है। अब कितना अच्छा टेक्निक निकाला है, अगर ये रोल कर गया तो जो रोल के अंदर के हिस्से हैं वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से बचे हुए रहेंगे। या रोल नहीं भी करवाया, ऐसे गिर गया है तो सनलाइट तो सीधे गिरेगा ना, ये ऐसे गिरा हुआ है, इस पर तो डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर नहीं होगा। इसलिए देखिएगा, डे टाइम में जब काफ़ी तेज़ धूप होगी, आपको लगेगा कि ग्रास भी थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, तो मुरझाता नहीं है, वो एक्चुअली अपने प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का एक्टिविटी करता है। और फिर जब शाम के तरफ देखिएगा या सुबह के समय देखिएगा, ग्रास के लीव्स आपको तने हुए लगेंगे, बिकॉज जब लो टेम्परेचर होता है या सनलाइट का एक्सपोजर घटता है, उस समय ये बुलीफॉर्म सेल्स फिर से वाटर एब्जॉर्ब बैक करके लीफ को स्ट्रेच कर देते हैं। क्योंकि जिस समय सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है, उस समय ज़्यादा टेम्परेचर लेने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर उसका ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। और जहाँ तेज है सनलाइट, उस समय अगर अपने आप को छुपाता है तो ट्रांसपिरेशन रेट को घटाकर अपना, है ना, वाटर बैलेंस कर सकता है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई कि ये बुलीफॉर्म सेल्स के मदद से एक तरह का एडेप्टेशन रखता है कि सनलाइट एक्सपोजर से कैसे बचे। तो क्यूटिकल अगर होता अपर सरफेस पे, अगर इसे, है ना, स्टोमा कम रखने पड़ते तो ये कर्तव्य नहीं करना पड़ता, राइट। लिखिए जरा, द बुलीफॉर्म सेल्स हेल्प देम इसके बाद लिखिएगा, द बुलीफॉर्म सेल्स हेल्प देम टू सस्टेन, the buliform cells help them to sustain, S-U-S-T-A-I-N, to sustain the peak hours of high temperature, sustain the peak hours of high temperature, to sustain peak hours of high temperature as at that time they help to
roll or fall down, roll or fall down, the stretched, S-T-R-E-T-C-H-E-D, the stretched leaves, stretched leaves, full stop. This hides होगा, छुपा लेता है. This hides the stoma. This hides the stoma from direct sunlight exposure. This hides the stoma from direct sunlight exposure. And this hides the stoma from direct sunlight exposure and protect the leaf and so the entire plant from drying. हो गया. अब आते हैं हम लोग इसके मेन मुद्दे पे, जहाँ पे इसके वैस्कुलर बंडल्स होंगे. इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंस दिखता है. ये कलर तो ले चुके. ये एंटायर स्ट्रेच वैस्कुलर बंडल. तो सिमिलरली हम लोग को कई जगह और भी दिखेंगे. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं. पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको कंप्लीट कीजिएगा.
अच्छा ये बताइए, डाइकॉट लीफ में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उन्हें घेर कर सराउंड करके कोई रखता है क्या? उन्हें सराउंड करके कोई रखता है, घेर के कोई रखता है? कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था? बंडल शीथ सेल्स का कॉन्सेप्ट आया था कहीं? था? उनका नेचर क्या बताया गया था? पैरेनकाइमेटस। और क्या था? सेल वॉल थिक था। याद रखिएगा, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए, जो वैस्कुलर बंडल होंगे वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? मिड रिब पे और वेन्स पे। इसके मिड रिब की मोटाई और वेन की मोटाई लगभग बराबर होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस दोनों के बीच में हमें नहीं नज़र आता। पर वहाँ पे क्या है, डाइकॉट लीफ में मिड रिब सबसे मोटा स्ट्रक्चर होता है, थिकनेस उसका सबसे अधिक होता है, और उसके जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, है ना, जो वेन्स हैं, वेन की मोटाई, वेन का गर्थ कम होता है, इसलिए हम लोग को वेरिएबल साइज के वैस्कुलर बंडल्स उसमें दिखते हैं। अगर एक लाइन में देखेंगे तो सभी एक समान नज़र आएंगे। जैसे मिड रिब थ्रू आउट जहाँ पर गया है, अब मिड रिब का सेक्शन करके देखेंगे तो वहाँ सब वैस्कुलर बंडल बराबर साइज के दिखेंगे। लेकिन कुछ मिड रिब के, कुछ वेन्स के अगर आप देखेंगे तो वेन्स में ब्रांचिंग, सब ब्रांचिंग हो रही है। कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ बहुत ही फाइन है। तो जितने फाइनर स्टेज में आप जाएंगे वहाँ पे वैस्कुलर बंडल का जो एरिया है वो कम दिखेगा, और जितने मोटे एरिया में जाएंगे लाइक दैट ऑफ द मिड रिब, वहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल का प्लेसमेंट काफ़ी ब्रॉड एरिया में दिखेगा। पर इसमें ओवरऑल लगभग हम लोग को वैस्कुलर बंडल का शेप साइज लगभग सिमिलर मिलता है। रीज़न क्या है? इसमें पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। तो दिस ऑल्सो मेक्स ए रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट लीफ एंड द मोनोकॉट लीफ एट द एनाटॉमिकल लेवल। अब ऐसे तो हम बाय फिजिकल ऑब्जर्वेशन, है ना, बाय आवर विदाउट एनी माइक्रोस्कोपिक एड, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो एबेक्सियल एडेक्सियल में हम लोग को कोई खास अंतर नज़र नहीं आता। हम लोग बहुत डिफ़िकल्टी फेस करेंगे इन दोनों के बीच में अंतर करने में। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक विजन लेंगे, आप स्ट्रेट में जब बुलिफॉर्म सेल्स देखेंगे तो समझ जाएंगे ये एडेक्सियल सरफेस है, ठीक है। दूसरा, आपको क्या कहते हैं, एक हेल्पिंग टूल मिलेगा टू लोकेट द जाइलम। अगर आप जाइलम इसमें लोकेट कर लेते हैं लाइक दैट ऑफ द डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ में भी जाइलम रहते हैं एडेक्सियल के तरफ, फ्लोएम एबेक्सियल के तरफ। तो वैस्कुलर बंडल के प्लेसमेंट में, कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। इसमें भी वैस्कुलर बंडल को सराउंड करके रखते हैं बंडल शीथ सेल्स, उसमें भी था, बट देयर इज़ ए डिफरेंस। यहाँ बंडल शीथ सेल्स कई प्लांट्स में, कई स्पीसीज में लेवल क्रॉस करके डबल लेयर हो जाता है या मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं। तो अगर सिंगल लेयर है तब तो वो पैरेनकाइमेटस रहेगा, ठीक है, थिक वॉल्ड। लेकिन अगर मोर देन वन लेयर चला गया तो आगे का, यानी अंदर से बाहर की तरफ आप देखेंगे, उसमें अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर अगर आप देखते हैं, पाते हैं, तो वो देखेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाता है। रीज़न क्या है? वहाँ पे उसका काम होता है अपर सरफेस और लोअर सरफेस के साथ वैस्कुलर बंडल को स्टैटिकली फिक्स करके रखना, इसलिए वो स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाता है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, कहीं पे हम लोग सेलुलर लेवल बनाते हैं, कहीं पे फाइब्रस लेवल बनाते हैं। तो फाइब्रस शोज, मतलब हम लोग एग्जैक्टली ड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक इंडिकेशन देते हैं कि अगर इस तरह का वो भी स्ट्रक्चर है तो सेलुलर होंगे लेकिन स्क्लेरेनकाइमेटस, और अगर ये बल्ज सेल्स लाइक दिख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होंगे पैरेनकाइमेटस। अगर हम लोग बल्जिंग सेल बनाएं और सेल वॉल को काफ़ी थिक और कॉर्नर में डिपॉजिट्स दिए तो ये क्या होने चाहिए?
कोलेनकाइमेटस। समझ गए? अब रेस्ट ऑफ द पार्ट कौन कवर करेगा? ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू के लिए क्या टर्म यूज होता है लिफ में? ग्राउंड टिश्यू के लिए मेसोफिल। तो यहां अनलाइक द डाइकॉट लिफ, मेसोफिल सेल्स सिमिलर काइंड होते हैं। इसमें यूनिफॉर्मिटी मिलता है, इसमें पैलिसेड एंड स्पॉन्जी नहीं दिखते, इसमें सभी के सभी स्पॉन्जी टाइप दिखते हैं। तो पॉलीगोनल होंगे, ओवल होंगे और एयर स्पेस भी स्टोमा के आसपास प्रेजेंट होगा। ऐसा करें, छोटे छोटे एयर स्पेसेस देने होंगे। इसमें ज़्यादा एयर स्पेस नहीं रहता क्योंकि ये कंपैरेटिवली, है ना, अपने आप को थोड़ा टफ स्ट्रक्चर देता है, इसी वजह से। तो सेल्स देख रहे हैं बहुत क्लोजली प्लेस्ड हैं, पर ऑलमोस्ट ओवल शेप होने के कारण इनके बीच में आपको थोड़ा, है ना, इंटरसेलुलर स्पेस दिखेंगे। ग्रीन कर दें। इन सबों में क्लोरोफिल भारी मात्रा में होंगे क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट रखे हुए होंगे। दैट इज वाई दे आर अपीयरिंग ग्रीन। तो अब तक जितना आप लोग देखें, कंपैरेटिवली बहुत कम वेरिएशन के साथ आपको जो दिखाई पड़ते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक ऑर्डर में ही बनाइएगा। तो अधिक मात्रा में इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं और यही कारण है कि ये ग्रीन दिखाई देता है। लीफ के ग्रीन होने के पीछे यही रीज़न है कि इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है, अदरवाइज ये ग्रीन नहीं दिखते। दिस इज हाउ दे आर। यहाँ तक पूरा कीजिए। चलिए, तब जरा नेमिंग करने की बारी आई है। यहां से यहां तक है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, और ये है मेसोफिल टिश्यू। ये जो देख पा रहे हैं हम लोग फ्लोएम है, यहां बोला ही हुआ है ये एडेक्सियल है और ये बोला ही हुआ है एबेक्सियल है। तो एबेक्सियल के तरफ फ्लोएम रहता है, ये भी हम लोग यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं डायग्राम के थ्रू। उसके बाद
ये साहब लोग जाइलम है, और देख रहे हैं जाइलम पैच, जाइलम पैच, जाइलम पैच, जाइलम पैच, एक दूसरे के अगल बगल चल रहे हैं। इस सजावट को कोलैटरल कहते हैं, अगल बगल। तो जाइलम यहाँ कोलैटरली प्रेजेंट है। पूरा जाइलम का बंडल और पूरा फ्लोएम एक ही रेडियस पे है क्या? एक ही रेडियस पे है ना? पूरा का पूरा जाइलम इकट्ठा और पूरा फ्लोएम एक ही रेडियस पे है, अलग नहीं है ना? तो क्या सजावट कहेंगे, रेडियल या कॉन्जॉइंट? कॉन्जॉइंट। रेडियल कब होता है? रूट में, जब एक रेडियस पे फ्लोएम, दूसरे रेडियस पे जाइलम। स्टेम में, लीफ में बता कर भी दिए हैं, देखिएगा लिखा हुआ होगा। स्टेम में और लीफ में एक ही रेडियस में प्रेजेंट होते हैं दोनों। यहाँ भी देखिए, भले ये अलग अलग लग रहे हैं पर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जाइलम है ना। तो टोटल जाइलम और टोटल फ्लोएम आमने सामने हैं, बीच में इनका कोई नहीं होता। देयर इज नो कैम्बियम इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। सो कैसा अरेंजमेंट है, क्लोज है कि ओपन है? क्लोज। तो चाहे मोनोकॉट लीफ हो चाहे डाइकॉट लीफ हो, ये क्लोज ही होते हैं, राइट? तो ये जाइलम यहां ब्रैकेट में कोलैटेरल लिख दीजिएगा। अब देखिए, ये जो घेर कर इसे खड़ा है, कहाँ लिखा जाए? ओके, ये जो घेर कर खड़ा है ये है बंडल शीथ सेल्स। ये है बंडल शीथ सेल्स। BS सेल्स, ये पैरेन्काइमा वाले। और यहां जो दिख रहे हैं BS सेल्स, ये स्क्लेरेनकाइमा वाले। That is all for the naming of the diagram point of view. ठीक है, समझ में आया? तो अब इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एपिडर्मिस दोनों सरफेस का हम लोग देख लिए, एबैक्सियल एडैक्सियल। अब बाकी नेमिंग पूरा कीजिए। घर पे जाके डायग्राम को 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना शार्प आपका डायग्राम ब्रेन में इमेज बनाए हुए रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन उतने आसानी से बनेगा। इस चैप्टर को है ना 100% एब्जॉर्ब करने का तरीका यही है, डायग्राम पे फोकस कीजिए। डायग्राम कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप जानते हैं सब डायग्राम में प्लेस कर दीजिए, दैट्स ऑल। वन टाइम व्यूइंग एंड इमीडिएट रिवीजन, इससे ज़्यादा बढ़िया रैपिड फायर राउंड नहीं है रिवीजन का। कभी भी आपको रिवीजन करना हो, उसके की पॉइंट्स लिखिए, उसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, फ्लो चार्ट को पढ़िए, टोटल चीज़ याद आना चाहिए। अब फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? किसी सेंटेंस का कोई एक कीवर्ड होता है जो उस कीवर्ड को उस सेंटेंस ने एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल बंडल शीथ सेल्स, अब एक सेंटेंस पे लगेगा उसको बताने में। बंडल शीथ सेल्स आर द सराउंडिंग स्ट्रक्चर फॉर द vascular bundle. They are mostly parenchymatous thick cell walled cells. 2 सेंटेंस हो गया। If they are multi-layered, then the outer layer are sclerenchymatous. 3 सेंटेंस में बंडल शीथ सेल्स आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ BS सेल्स लिख दीजिए, बगल में पैरेन्काइमा प्लस स्क्लेरेन्काइमा, हो गया। कीवर्ड ऐसे बनते हैं, 3 सेंटेंस का 3 वर्ड। तो सोचिए, तो एक कॉपी में, एक पन्ने में आपने 30 लाइन लिखे हैं। 30 लाइन में अगर ऑन एन एवरेज काउंट कीजिएगा, आप लोग अगर छोटा अक्षर लिखते हैं
तो एक लाइन में 7 से 8 वर्ड, तो 30 लाइन में 250 वर्ड। इस 250 वर्ड के लिए अगर आप 30 वर्ड रखते हैं तो आपका रिवीजन स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? ट्रिमेंडसली हाई हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा पूरे लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो कीवर्ड का ये इंपॉर्टेंस है और फ्लो चार्ट बनाकर उसको काम किया कीजिए। हो गया? अब जरा हम लोग इसके जीटी यानी ग्राउंड टिश्यू की बात करें, कैसा दिखता है? पैरेनकाइमेटस, large number of chloroplasts present, single kind of cells collectively called मेसोफिल टिश्यू। नियरली ओवल इन शेप, लेस intercellular space and so air space बहुत है ग्राउंड टिश्यू के लिए। पैरेनकाइमा के बने हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें कम मिलते हैं, भरपूर मात्रा में इनमें क्लोरोप्लास्ट दिखता है। एपिडर्मिस और दोनों एपिडर्मिस के बीच में पूरी तरह से फैले पड़े हैं। एक ही तरह के सेल्स हैं, इसमें वेरिएशन नहीं है और कंपैरेटिवली स्पेस कम होने के कारण इनके बीच में इनका क्या होता है, एयर स्पेस भी कम बनाते हैं। ठीक है, अब आना पड़ेगा VB यानी वैस्कुलर बंडल, ये तीसरे तरह का टिश्यू। नोट कीजिए, वैस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम का पोजीशनिंग कैसा है? कैसा है? कॉन्जॉइंट, जाइलम कैसे हैं? कोलैटरल, टुवर्ड्स एडेक्सियल सरफेस, फ्लोएम किधर है? टुवर्ड्स एबैक्सियल सरफेस। हो गया? और भी कुछ बचा है? हाँ या ना? कोई कुछ बोल नहीं रहा। इसमें और कुछ बचा वैस्कुलर बंडल में? नहीं, बंडल से सेल्स कहाँ गया? होगा ना? यहाँ तक हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए आगे बढ़ें। बंडल शीथ cells surround
द वैस्कुलर बंडल, पैरेनकाइमेटस प्लस थिक वॉल्ड, if more than one layer, then outer layers sclerenchymatous in nature। अगर एक से अधिक लेयर के हैं तो बाहर वाले स्क्लेरेनकाइमा के बने होंगे।